स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज हम लोग देख रहे हैं परावैद्युत का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। आइए सबसे पहले इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं, एक डायग्राम के द्वारा आपको बताते हैं। तो लास्ट वाले वीडियो में जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी माध्यम जो होता है वो परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु में धनावेश उसके केंद्र पर यानी सेंटर पे रहता है, जैसे हम नाभिक कहते हैं, नाभिक पर होता है, नाभिक पर केंद्रित होता है। और ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए ये दो पॉजिटिव सिंबल लगाकर आपको एक न्यूक्लियस के बारे में बता देते हैं कि एक नाभिक हो गया और इसके चारों तरफ जो ऑर्बिट्स मैंने ये बना दी, ठीक है, ये आपको प्रदर्शित कर रही हैं कि ये इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों तरफ घूम रहे हैं। लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन सिद्धांत दिया गया था, उसके आधार पर बद्ध इलेक्ट्रॉन और मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में वहाँ पर चर्चा हम लोगों ने कर चुके हैं। तो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो उनसे तात्पर्य आपका यह था कि जो भी नाभिक के आसपास की कक्षाएं हैं उसमें इलेक्ट्रॉन बंधे रहने का मतलब ये नहीं है कि ये स्थिर हो जाएगा इसके साथ में। उसका मतलब ये था कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके नाभिक के चारों तरफ की जो कक्षा है उसमें उसके चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं परावैद्युत के ध्रुवण के बारे में। तो जैसे चित्र में आपको दिखाया कि इस समय ये नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब हम दिखा सकते हैं कि E = 0 है इन दैट कंडीशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको आप सिंबल करके बना लीजिएगा। ये आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रॉन हुआ, तो ये आपका इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर जैसे हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, तो ध्रुवण करने का मतलब है पोलराइज्ड कर देना इनको। तो अब जब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे, उस कंडीशन में सभी लोग ध्यान से समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी अगर आपको प्लेस करना है तो उसके लिए एक प्लेट आपको पॉजिटिव करनी होगी और एक प्लेट आपको करनी होगी नेगेटिव। तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको पॉजिटिव कर लेता हूँ और यहाँ पर कर देता हूँ इसको नेगेटिव। अब जब इस पदार्थ को आप यहाँ पर रखेंगे, किसी भी परावैद्युत पदार्थ को आप वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखेंगे, तो क्या होगा, आप खुद ही दिमाग से सोचिए कि पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक सिरे पर इकट्ठा हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा, और दूसरा सिरा यानी जो दूसरे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो इसके दूसरी तरफ यानी इस सिरे को ये नेगेटिव कर देंगे और इसका ये सिरा धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको हम कहते हैं किसी भी परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवित होना। ठीक है, तो ये इसके ध्रुवित होने की घटना है और ये पूरी जो घटना है, ये जो पूरी क्रिया है, इस क्रिया को हम कहते हैं परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण। आइए इसको लिख के आपको समझाते हैं। इसकी परिभाषा नोट कीजिए। तो जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे थे, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। बाहर वैद्युत क्षेत्र जो लगा गया है वो धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होता है, प्लेन प्लस से माइनस की ओर। तो यहाँ पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरह से दिखाई गई है और देख पा रहे हैं कि नाभिक यानी जो पॉजिटिव धनावेश है वो ऋण प्लेट की ओर और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो धन प्लेट की ओर विस्थापित हो गए हैं। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ का एक सिरा धनात्मक हो रहा है और दूसरा सिरा आपका ऋणात्मक हो रहा है। और इस प्रकार बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में जो परावैद्युत पदार्थ में होने वाली ये क्रिया है, इसी क्रिया को आप परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। इसी चीज़ को यहाँ भाषा के रूप में लिख दिया गया, इसको भी पढ़ लेते हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तब उसके अणुओं के नाभिक क्षेत्र की दिशा में तथा इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में विस्थापित हो जाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार परावैद्युत पदार्थ के प्रत्येक अणु का एक सिरा आपका पॉजिटिव हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, और दूसरा सिरा आपका ऋणावेशित हो जाता है। इस प्रकार बाह्य वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से परावैद्युत पदार्थ में होने वाली यह क्रिया परावैद्युत पदार्थ का ध्रुवण यानी पोलराइजेशन कहलाती है। तो ये था पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। चलिए अब बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या परावैद्युत सामर्थ्य या भंजक विभवांतर या ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो उसको समझने के लिए भी आपको इसी डायग्राम को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें और ये कंसीडर करके चलें कि अगर यहाँ पर आप पोटेंशियल बढ़ाते हैं, ठीक है, विभवांतर भी अगर बढ़ाते हैं, तो प्लेटों के बीच का जो वैद्युत क्षेत्र है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अभी क्या होगा, बढ़ता जाएगा।
और इस स्थिति में पराविद्युत पट्टिका के जो अणु हैं, ठीक है, ये जो अणु हैं ये और अधिक स्ट्रेच होते जाएंगे, ये और इसको और खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन काम करता है, तो जब आप इसका पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करेगा, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये और अधिक तन्य होगा, तनता जाएगा, तनित होता जाएगा या स्ट्रेच होगा, और एक अवस्था ऐसी आएगी कि पराविद्युत पदार्थ के जो अणु हैं वो इलेक्ट्रॉन से क्या होंगे, अलग हो जाएंगे, और ये बीच का जो मीडियम है वो कैसा हो जाएगा, कंडक्टिंग मीडियम आपका हो जाएगा। और यही वाला जो पोटेंशियल है जिस पर ये वाली घटना होगी कि इलेक्ट्रॉन्स निकल कर क्या हो, उस अणु से बाहर निकल आए, तो ये वाली जो घटना है वो इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन या भंजक विभवांतर कहलाएगी, या और इस जितने वोल्टेज को ये सहन कर सकता है वो आपका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ या पराविद्युत सामर्थ्य कहलाएगी। आइए इसको लिख के आपको दे देते हैं। आइए अब नोट करते हैं पराविद्युत सामर्थ्य तथा भंजक विभवांतर यानी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड ब्रेकडाउन पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन। तो जैसा आपको अभी चित्र में बताया था कि किस प्रकार यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर इंक्रीज करते हैं तो अणुओं के बीच के भीतर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकल आएंगे, और उनके बीच का यानी प्लेटों के बीच का जो मीडियम है वो कंडक्टिव हो जाएगा। तो किसी विद्युत पदार्थ के लिए वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र जिससे पदार्थ बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है उस पदार्थ की पराविद्युत सामर्थ्य या डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहलाती है। ठीक है, मैं नहीं समझता किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। हर एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं, और आप सभी से आशा करते हैं कि आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और इसको आगे तक फॉरवर्ड करेंगे। पहुंचाइए सभी बच्चों तक, अच्छी चीज़ सभी तक पहुंचनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, भंजक विभवांतर यानी जिस पोटेंशियल डिफरेंस पर यह घटना होती है। तो डेफिनेशन देख लीजिए, किसी संधारित्र की प्लेटों के बीच वह अधिकतम विभवांतर जिस पर प्लेटों के बीच रखे पराविद्युत पदार्थ में विद्युत भंजन होने लगता है भंजक विभवांतर या ब्रेक डाउन पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है ना, तो ये था हमारा विद्युत संधारित्र के लिए बैकग्राउंड चल रही थी। ठीक है, अब हम लोग फोकस करते हैं कि संधारित्र के ऊपर आते हैं कि वास्तव में संधारित्र है क्या, उसकी प्लेटें क्या होती हैं, उनके बीच का माध्यम क्या होता है, उनके बीच में पराविद्युत पदार्थ को रखेंगे, वहाँ पर भंजक विभवांतर। तो ये जितनी भी बेसिक चीज़ें थी वो सब हमने इन 2 पार्टों में कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में संधारित्र से स्टार्ट करते हैं। आइए संधारित्र को पढ़ने से पहले जानते हैं विद्युत धारिता की अवधारणा यानी कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एंड इट्स डेफिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले वाली बात ये कि विद्युत चालक की धारिता जो है वो विद्युत आवेश को अपने अंदर संग्रहण करने की क्षमता की माप होती है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को आवेश दे रहे हैं, किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं, तो जैसे जैसे आवेश आप देते हैं उसके विभव यानी पोटेंशियल में वृद्धि होने लगती है, का पोटेंशियल भी बढ़ने लगता है। जिस अनुपात में Q का मान बढ़ेगा उसी अनुपात में V का मान बढ़ेगा। और यहाँ पर अगर एक प्रोपोर्शनल साइन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल साइन कांस्टेंट आता है, ठीक है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट जो आता है वो आता है आपका C से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये C ही आपका विद्युत धारिता कहलाता है। तो यहाँ से C का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनता है आपका C/V। तो इस तरह से C = Q/V आपके पास प्राप्त होता है, इसको हम विद्युत धारिता कहते हैं। और यहाँ पर अगर डेफिनेशन की बात करें तो सीधा सीधा किसी भी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को आप विद्युत धारिता कहते हैं, और दिखाते किससे हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए, किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके विभव V में होने वाली वृद्धि का जो अनुपात है उसको उस चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। और अगर कहा जाए एक समानुपाती नियतांक है, और इसका जो मान है वो डिपेंड करता है उस चालक के आकार के ऊपर कि उस चालक का आकार कितना है। ठीक है, चालक के आकार के ऊपर डिपेंड करेगा, साथ ही साथ उसके समीपवर्ती जो माध्यम है, उसके पास जो माध्यम रखा हुआ है, कंडक्टिव है कि इंसुलेटर है, ठीक है ना, उस माध्यम के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसके बीच में भरा हुआ परावैद्युत पदार्थ कितना है, ठीक है, वो किस तरीके का है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, तो माध्यम के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना, ये चीज़ हुई। अब इसके बारे में बाद में हम बात करते हैं इसके मात्रक के बारे में, ऊपर निर्भर करता है। मात्रक की अगर बात की जाए तो इसका सूत्र आप देख ही रहे हैं कि आवेश अपॉन वोल्टेज। ठीक है, तो आवेश का अगर मात्रक देखा जाए तो कूलाम, और वोल्टेज यानी विभव का देखा जाए तो कूलाम प्रति वोल्ट इसका मात्रक होगा। एक और मात्रक इसका जो यूज़ किया जाता है वो जाना जाता है फैरेड के नाम से, फैरेड। ठीक है, अगर 1 फैरेड की बात की जाए तो उसको मैं नोट में लिखाना चाहूँगा कि 1 फैरेड जो है, पहले पॉइंट में लिख लीजिएगा, 1 फैरेड जो है वो विद्युत धारिता का एक बहुत बड़ा मात्रक है। उसका भी कारण हम लोग आपको बताएंगे। ठीक है, तो 1 फैरेड विद्युत धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है।
धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है, इसके जो छोटे मात्रक हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे आपका माइक्रोफेरेड है। ठीक है ना, तो 1 माइक्रोफेरेड छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं, छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। तो 1 माइक्रोफेरेड की अगर बात करें तो 1 माइक्रोफेरेड जैसे होता है तो उसको आप लिखते हैं 10⁻⁻6 फेरेड, या 1 माइक्रोफेरेड अगर यूज़ किया जाए तो ये आपका 10⁻⁻6 इसका, 10⁻⁻6 इसका, तो ये हो गया आपका 10⁻12 पिकोफेरेड। ठीक है, और 1 पिकोफेरेड भी बोल सकते हैं, तो उसके लिए आपको डायरेक्ट 10⁻12 लिखेंगे। तो ये दोनों सेम है, तो 1 माइक्रोफेरेड कह लीजिए या फिर 1 पिकोफेरेड। तो आपने देखा कि ये वैद्युत धारिता के छोटे मात्रक जो मोस्टली प्रयोग किए जाते हैं। अगर कोई कहता है 1 फेरेड तो ये बहुत बड़ा मात्रक है। अब बात करते हैं इसकी डायमेंशंस के बारे में। तो डायमेंशंस के बारे में बात करने के लिए जैसे मोस्टली मैं बताता हूँ कि सभी चीज़ों को ब्रेक कर लिया करो उनके मूल रूप में। तो वी की अगर हम लोग बात करते हैं, वी इक्वल्स टू आपका होता है वी इक्वल्स टू क्यू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो चेंज कर लीजिए इनको फॉर्मूलों में। तो यहाँ पर जो मैं चेंज कर रहा हूँ, क्यू को चेंज कर रहा हूँ आई इंटू टी में, आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ से अगर क्यू का मान निकालें तो आई इंटू टी रखेंगे, जो कि इस फॉर्मूले में हमने प्लेस किया। वहीं पर जैसे अभी मैंने बताया वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू में अगेन आपको क्यू दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं अगर लिखें तो ये आपका लिखा जाएगा आई इंटू टी। तो यहाँ पर मैं सीधा सीधा वी का मान प्लेस कर रहा हूँ, तो ये किसके बराबर है, डब्ल्यू अपॉन आई टी के बराबर है। नीचे ये दोनों टर्म्स ऊपर जाएंगे तो ये आपका होगा आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन डब्ल्यू। अब ये इस रूप में आ चुके हैं कि आप इनका मानों को प्लेस कर सकते हैं, इनके डायमेंशंस लगा सकते हैं। तो वैद्युत धारा को प्रदर्शित करता है आपका आई, और आई के प्लेस पर आप लिख देंगे a⁻²। वहीं पर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है t, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। और साथ में आ रहा है आपका डब्ल्यू का डायमेंशंस आप सभी को याद होना चाहिए, ml2t-2। अब आप इसको जनरल फॉर्म में लिख लीजिए, ये ऊपर जाएगा तो m-1 हुआ। इसी तरह से l⁻² ऊपर जाएगा तो l-2 हुआ। यहाँ पर t-2 जाएगा, यहाँ पर 2 पहले से है, 2 और 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पर a2 पहले से यहाँ पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर जैसे मात्रक आप देख रहे हैं, तो मात्रक में भी आप काफ़ी सारे संशोधन कर सकते हैं। एक मात्रक और लिख सकते हैं, ऐसे आप यहाँ पर m-1 की जगह लिख सकते हैं कि (-1 मीटर की पावर -2), t मतलब सेकंड पावर 4, a फॉर एम्पियर की पावर 2। ठीक है, तो ये मात्रक भी आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे वोल्ट को भी आप चेंज कर सकते हैं। जूल पर कूलाम आएगा, कूलाम ऊपर चला जाएगा, तो कूलाम स्क्वायर अपॉन जूल भी इसका एक मात्रक हो सकता है। तो कई सारे मात्रक हो सकते हैं, तो ये सभी नॉलेज आपके लिए है। ठीक है ना, तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे अब सीधे सीधे गोलीय चालक की धारिता के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आवेशित चालक की पोटेंशियल एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कंडक्टर। और उसके बाद फिर हम लोग कैप्सुलेटर्स के टाइप्स देखेंगे और उनके यूजेस देखेंगे। ठीक है, तो बने रहिए इसी तरह मेरे साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।